जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 51 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, भी उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। ये रहा पहला क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे दिया गया है STRAIGHT को ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है TUSAIHIU लिख रहा है। अब देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहा है, प्लस एक किया, प्लस एक कर दिया, प्लस एक, और उसके बाद में जो का त्यों रख दिया, और उसके बाद में इसको भी जो का त्यों रख दिया, और उसके बाद में जी को प्लस एक किया और प्लस एक किया और प्लस एक किया। 20 के दो है उसको जो का त्यों रख रहा है, बाकी तीनों के अंदर है वो प्लस एक कर रहा है भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी टी और उसके बाद में ENDENCY है। अब स्टार्टिंग के तीन को प्लस एक करेगा तो U, और यहाँ पे आ जाएगा F, यहाँ पे आ जाएगा M, और यहाँ पे D का D रखेगा और E का E रखेगा, N से आ जाएगा O, और C से D और Y से Z हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कितने लोग शिक्षित और वर्किंग दोनों है लेकिन ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण वाला कौन सा है भी, तो ग्रामीण वाला है वो ये वाला सर्कल है, वो क्या है, ग्रामीण वाला है। इस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो इस सर्कल के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल और सर्कल दोनों में कॉमन है, जिसमें एजुकेशन आ जाता है और वर्किंग आ जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो ब्राह्मणी नदी है, ये पंजाब में नहीं बहती है। बाकी चेनाब नदी है, रावी नदी है और व्यास नदी है, ये क्या है, पंजाब में बहती है। ब्राह्मणी नदी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या है वो दुगुनी हो जाती है। वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी भी दुगुनी हो जाएगी, भी बढ़कर दुगुनी हो जाएगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये मान लो भी वक्रता त्रिज्या यानी आर है वो मान लो भी 4 है और ये बढ़कर दुगुनी होगी, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा भी, 8 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ भी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 4 थी तो उस समय फोकस कितनी थी, यानी फोकस दूरी कितनी थी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी 2। अब यहाँ पे देखो भी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या तो 8 है, अब इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे फोकस दूरी 4 हो जाएगी। फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 4 हो गई, तो कहने का मतलब क्या है, ये भी दुगुनी हो रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट बाद में पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी ये आपको बताना है। तो पाइप ए है ये 15 मिनट में और पाइप बी है ये 20 मिनट में खाली करता है, भी तो माइनस का निशान लगा दिया। अब इसका एल्शियम ले लो, एल्शियम आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 60। तो यहाँ पे पाइप ए है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, पाइप बी है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। अब ये बोल रहा है पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट तक खोला जाता है, तो पाइप ए है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो 5 मिनट में 20 लीटर पानी डाल देगा। अब 20 लीटर पानी डल गया इसमें, तो बाकी पानी बचा कितना, अभी
टोटल जो वैल्यू है वो 60 है भी, टोटल इसकी जो धारिता है वो 60 लीटर की है, तो बाकी 40 लीटर बच गया। अब मेरे को ये बताओ भी पाइप बी को भी खोला जाता है, तो 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी डालेगा और ये 3 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाला। तो अब ये बोलता है भी सेंस टंकी, यानी सेंस टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो सेंस टंकी है वो 40 लीटर पानी आना है, तो 40 मिनट में भर जाएगी। आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी यदि 2005 में कंपनी का लाभ 25% था, 2005 में कंपनी का लाभ है वो 25% था, तो 2005 में व्यय ज्ञात कीजिए। अब 5 वर्षों की कुल बिक्री, 5 वर्षों की कुल बिक्री है वो कितनी है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, 50 लाख हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 की वैल्यू है, इस पूरे को जोड़ लेना, 20%, 22, 15, 28 और 15%, इस पूरे को जोड़ोगे तो 100% होगा। 100 बराबर आपको कितना दे रखा है, 50 लाख दे रखा है, 50 लाख दे रखा है। अब एक की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे 1% की वैल्यू है वो यहाँ से 2 कैंसिल कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 50,000, यानी एक की वैल्यू 50,000 आ गई। अब आपको ज्ञात करना है भी यदि 2005 में कंपनी का लाभ, 2005 कहाँ पे है, ये रहा, 2005 में कंपनी का लाभ है वो 25% था, और 2005 में व्यय कितना है ये आपको बताना है, और 5 वर्षों में बिक्री आपको दर्शाई गई है, बिक्री कितनी दर्शाई गई 5 वर्षों में, तो 2005 के अंदर बिक्री, 2005 में बिक्री कितनी की हुई, तो ये बिक्री हुई 20% की। बिक्री का मतलब क्या होता है, सेलिंग, सेल कितने की हुई है, यानी एक प्रकार से एसपी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य बोल सकते हैं एक प्रकार से, यानी 20% इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पे आपके पास में ये देखो 1% का मान आ रखा है, तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्या, 20% का आपको वैल्यू आप अगर आपके पास में आ जाए तो आप क्या है विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी 2005 का विक्रय मूल्य 20% है, 1% का मान क्या है 50,000 है, तो 20 का मान कितना आ जाएगा, तो 20 से गुणा कर दो भी, 1 2 3 4 5 और 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 10 लाख आ गया। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 10 लाख आ गया। अब ये क्या बोलता है, 2005 में कंपनी का 25% लाभ है, 25% लाभ है, तो व्यय ज्ञात करना है, तो व्यय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे व्यय का मतलब हो गया सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया एक प्रकार से भी, जितना व्यय लगता है, आप कोई वस्तु को खरीद के लेके आते हो, ये मान लो भी आपने 1 किलो टमाटर खरीदे, 1 किलो टमाटर का आपने 40 रुपये उसको दिया, यानी 40 रुपये पर केजी था, तो आपने 40 रुपये वेस्ट कर दिए, एक प्रकार से 40 रुपये व्यय किया, तो वही यहाँ पे है भी 2005 में व्यय ज्ञात करना है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 25% का लाभ हुआ तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा, नीचे वाला है वो हमेशा सीपी को दर्शाएगा, ऊपर वाला अगर लाभ हुआ तो लाभ को दर्शाएगा, अगर हानि हुई है तो हानि को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लाभ हुआ है, तो 5 की वैल्यू आपके पास में कितने हैं, हमारे अनुसार 4 रुपये क्रय मूल्य, एक का लाभ 5 रुपये विक्रय मूल्य, लेकिन वो बोल रहा है 10 लाख रुपए विक्रय मूल्य, तो एक यानी 5 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 10 लाख रुपए आ गई, 5 की वैल्यू है वो 10 लाख आ गई, तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालो 5 2 10, तो यहाँ पे इकाई 1 2 3 4 5, तो ये आपकी 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख आ गया। अब 2 लाख आ गया, आपको ज्ञात किसका करना है, 4 का भी, 4 अपने अपने अनुसार जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपये, अभी सीपी 4 रुपये है, तो यहाँ पे 4 से गुणा करा दो, 4 से गुणा कराओगे तो उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 और 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख, कितना आ जाएगा अभी, 8 लाख आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी को क्या लिख रहा है, ये ए बी सी को ये लिख रहा है ई एफ जी लिख रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया इसने, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, यानी 4 बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया भी, यहाँ पे 4 बढ़ाया, और यहाँ पे भी 4 बढ़ाया, और यहाँ पे भी 4 बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक के अंदर 4 4 बढ़ा रहा है, तो एक्स वाई और जेड। अब देखो भी एक्स आता है 24 पे, 24 और 4 28, और 28 पे आ जाएगा बी, और उसके बाद में वाई, यानी ये क्रम वाइज है, तो ये भी यहाँ पे भी क्रम वाइज आएगा, तो बी सी डी लिख दो सीधा डायरेक्ट, तो ये 25 पे आता है, 25 और 4 जोड़ेगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और 26 में 4 जोड़ेगा तो डी आ जाएगा भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर त्रिक
बनाता नहीं है। तो डोबेराइनर ने ट्रिपलेट के रूप में लिथियम सोडियम पोटेशियम, बिल्कुल सही बात है, लिथियम सोडियम पोटेशियम थे। कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम ये भी था। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये भी था। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा भी। तो बच गया कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन बच गया, जो कि आयरन कोबाल्ट और निकल ये है वो डोबेराइनर के त्रिक नियम में नहीं आते हैं। ट्रिक नियम में कौन कौन आते हैं, तो 3 ट्रिपलेट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषा जानते हैं, कम से कम 2, ज्यादा कितना ही हो चलेगा लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो एक तो ये रहा 18, एक ये रहा 5 और ये तीनों में कॉमन है 8 और एक ये रहा 30, यानी ये जोड़ दो 30 और 8 38 और 5 और 18, इसको जोड़ोगे 8 8 16 और 5 21, 2 3 4 2 5, तो यहाँ पे 51% आ जाएगा भाई। 51% आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो भाई ये 18 जोड़ दिया अपन ने, 5 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया और कम से कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 5 21, 2 आते हैं भी और 3 4 4 2 6 हो गए भाई, 4 2 6 61%, सभी को जोड़ोगे तो 61% आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए भी, कितनी संख्या होनी चाहिए, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, न्यूनतम संख्या 1/10। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeO2 नहीं, फेरस सल्फेट होता है FeSO4। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को जब अपन क्या है गर्म कर देते हैं तो एक ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। अब ये याद रखना भी, जब फेरस सल्फेट होता है FeSO4, अब इसको गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा, Fe2O3। फेरिक सल्फेट होता है Fe2O3 और सॉरी फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा भी, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड और एक बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये चीजें बनती है, तो यहाँ पे जो ठोस उत्पाद है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, एक ठोस उत्पाद के रूप में है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो फेरस सल्फेट को FeSO4 को जब अपन गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 बनता है, यानी फेरिक सल्फेट बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये निकल जाती है, गैस से होती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में 5 व्यक्ति है ADEF और K वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब इसने बोला भी A है वो D और E दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। तो A है वो D और E के दोनों के बीच में है, तो D और E इस प्रकार से आ गया। अब इसने पूछा भी F है वो E और K दोनों के ठीक बगल में बैठा है, F है ना वो E और K दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे E और K दोनों के ठीक बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F और ये आ जाएगा यहाँ पे K। अब इसने बोला भी निम्न में से A और F दोनों के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो A और F, ये रहा F और ये रहा A, तो यहाँ पे E बैठा है भी दोनों के बगल में, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। P, V और R में सही संबंध बताओ। P क्या होता है, पावर होती है, पावर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है। V क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है, और R यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध यानी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, एक तो ठीक है, एक होता है P बराबर V² R, और दूसरा होता है P बराबर होता है वो होता है I² R। ये फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं शक्ति के, एक तो होता है VI, एक होता है P बराबर V² अपॉन में R, और एक होता है P बराबर I² R। तो यहाँ पे देख लो भी कौन सा V और R के अंदर रिलेशन बताना है, तो ये फॉर्मूला बताना है आपको यहाँ पे, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने
पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी, ये आपको बताना है। भी एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक प्रकार से, ये मान लो भी ये चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, इसमें ये एन ध्रुव है और ये क्या है, एस ध्रुव है, यानी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब एक क्षण चुंबक को नियमित चुंबक क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगी, इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगी। लेकिन जो अंदर जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, वो होगा साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर होगा अंदर तो, और बाहर होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो यहाँ पे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है वो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। निम्न में से इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, ये आपको बताना है। तो बांध बनाते हैं तो उसमें सबसे कम कौन सा कारण हो सकता है। तो परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक बनाने का स्थान, ये बांध बनाने का बांध निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। बाकी किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अक्षय स्रोत हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण के लिए भी अपन बांध का यूज कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। और घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति के लिए भी अपन क्या है, घरों में जल पहुंचाने के लिए भी बांध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन कभी आपने रेयर चांस होते हैं भी परिवार के लिए नौका विहार यानी नौका जो नाव है उसके लिए, मछली पकड़ने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए, ये बहुत रेयर चांस होते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट किसको मानना है, प्रतिरोध को कांस्टेंट मानना है यहाँ पे, ठीक है। नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। अब शक्ति में वृद्धि होगी, धारा, अब यहाँ पे देखो भी प्रतिरोध को इसने कांस्टेंट किया है। कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, जो पहले था वैसा ही रहेगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को कांस्टेंट किया है तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है, VI होता है। आपको मान किसमें निकालना है, धारा और विभवांतर में, यानी I और V में। और P बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या तीन गुना किया जाता है धारा और विभवांतर को, तो विभवांतर को मैंने 3 गुना कर दिया और धारा को भी 3 गुना कर दिया। तो शक्ति कितना गुना हो जाएगी ये बता दो, 3 3 9, तो शक्ति कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में आपके दाएं सिरे से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर, तो दाएं सिरे से 12वां अक्षर और उसके दाईं 5वां, तो 12 में से 5 घटा दो, 12 में से 5 घटाओगे तो 7। और कहां से शुरू करना है, दाएं से शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा आपका। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब ये लिख रहा है RAPID को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है ARPDI लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो भी इसको क्रॉस कोडिंग के रूप में चेंज कर दिया, P को ज्यों का त्यों रख दिया और यहाँ पे लास्ट के 2 अक्षरों को, यानी स्टार्टिंग के 2 अक्षरों को क्रॉस कोडिंग के रूप में चेंज कर रहा है और बीच का ज्यों का त्यों रख रहा है और लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको क्या है, क्रॉस कोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे नेवर को देखो भी क्या लिखेगा, NEVER है, तो स्टार्टिंग के 2 को क्रॉस कोडिंग करवा दो और बीच का ज्यों का त्यों रख दो और लास्ट के 2 को क्रॉस कोडिंग करवा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा E। तो आपका क्या राइट आंसर क्या होगा भी, ये क्या है, R है, तो यहाँ पे ये भी R हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है भी। सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी, PRTV और WA की इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं।
इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, तो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी है, 5 ही मंजिल है। अब V है वो W के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, V है ना वो W के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। P T के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो P है वो T के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। R है वो P के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो R ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहेगा। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, W है वो T के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, W है वो ठीक T के नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो इस प्रकार से सेट कर दो। फिर P यहाँ पे ऊपर ऊपर R आ जाएगा, फिर P आएगा, फिर T आएगा, फिर W आ जाएगा और फिर V आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो तीसरी मंजिल पे कौन रहता है, तो T रहता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। तो साजो त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश एसपी में मनाया जाता है। भी हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, तो हिमाचल प्रदेश में साजो त्योहार मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला भी मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है। तो वो रखा जाता है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। भी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भी जो ऑक्सीजन रहित है, एक तो यानी ऑक्सीजन से मिली हुई नहीं है, और एक ऑक्सीजन मिली हुई, एक तो ऑक्सीजन मिला हुआ रखता है और एक ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ रखता है। इन दोनों को पृथक क्यों रखते हैं, अलग अलग क्यों रखते हैं, तो शरीर का जो तापमान है वो स्थिर बनाए रखने के लिए, शरीर का जो तापमान है वो स्थिर बनाए रखने के लिए उसको क्या है, अलग अलग रखा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण के लिए लिंग गुणसूत्र है वो उत्तरदायी होते हैं, और जिसे क्या बोला जाता है, एलोसोम बोला जाता है। भी क्या बोला जाता है, एलोसोम बोला जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगुना और तीसरे कोण के माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है, ठीक है। अब इसमें बोला है भी यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है। अब मैं यहाँ पे सबसे छोटा कोण है वो इसी को मान लेता हूँ, 3 नंबर को मान लेता हूँ, इसका माप है वो 1 मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। तो सबसे इसने बोला भी यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है, तो ये 2 गुना हो जाएगा भी, ठीक है। और तीसरा कोण का माप है वो सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा भाई। या फिर इसको x मान लो, इसको क्या है x मान लो, तो आसानी हो जाएगी। ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। अब देखो भी तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग है वो 180 होता है, तो 180 रख दो, 3 2 5 और 1 6, तो 6x बराबर में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सबसे बड़े कोण के माप, तो सबसे बड़ा कोण तो ये है, तो x का मान 30 है, तो यहाँ पे x की जगह 30 रख दो, 30 3 90, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 90%, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें यहाँ पे बोला गया यदि संख्या ये है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाती है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे कितने अंकों की स्थिति बदल जाती है ये बताना है भी, ठीक है। तो पहले तो इसको आरोही क्रम में लगाओ, तो 354, 698 और 329 है। इसको आरोही क्रम में लगाओ तो पहले आएगा 2, और फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और उसके बाद में 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब देखो भी कितनों की कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई है, तो इसकी चेंज नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। ओनली फॉर एक 9 की कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई है, बाकी सभी की चेंज होगी। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्याओं की कंडीशन है वो चेंज होगी। अभी 8 संख्याओं की शीट चेंज होगी, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोएम।
फ्लोएम के रिस्पेक्ट में आपको बताना है भी कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ये आपको बताना है। तो फ्लोएम कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फॉर लीव्स टू अनदर प्लांट पार्ट। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी फ्लोएम है वो जो फोटोसिंथेटिक या फिर प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या है लीव्स यानी पत्तियों से जो प्लांट है, पौधा है, उसके अदर पार्ट, अदर जो भाग है उसमें लेके जाने का कार्य है वो फ्लोएम का होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी ये करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सपना अपने घर से सीधे पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 2 किलोमीटर चला दी। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, ये लो 4 किलोमीटर चला दी। और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलता है। क्या कर दिया अभी, बाईं ओर मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो 1 किलोमीटर चला दिया अभी। अब घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख है वो उत्तर दिशा में। अभी उत्तर दिशा में 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, कॉस थीटा बराबर एक्स बटा साइन थीटा दे रखा है, बट हमें मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। साइन की घात 6 थीटा माइनस प्लस में एक कॉस की घात 6 थीटा है। तो अपन देखिएगा इसको किस प्रकार से लिखेंगे। साइन की घात 6 है, इसको कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे साइन की स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर देते हैं, प्लस में यहां पे दे रखा है कॉस की स्क्वायर थीटा और इसका हमने होल क्यूब कर दिया, तो ये बन गया साइन की घात 6 प्लस में कॉस की घात 6। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर। और ये हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा, स्क्वायर तो पहले से है, ए का मान यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन की घात 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की घात 4, कॉस की घात 4 थीटा बन जाएगा। इज दैट क्लियर। इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, ठीक है, बट साइन की घात 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। एक बार इसको तो सेम का सेम लिख रहा हूं, साइन की घात 4 थीटा है माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है डॉट कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस की घात 4 थीटा है, इसके अंदर में प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस, प्लस में नहीं सॉरी डॉट है, डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जितना मान जोड़ा है उतना ही मान मैंने घटा दिया, ये काम कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां से मैं थोड़ा सा बाउंडेड कर रहा हूं इसको, यानी ये रिजल्ट और प्लस में ये रिजल्ट, इससे क्या बन जाएगा, इससे ये बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, यानी इसको ओपन करेंगे तो साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा प्लस में 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, तो माइनस का 3 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बट अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चे, 1 होता है। 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना, तो 1 ही आएगा, माइनस में 3 यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा। बट ये जो मान दे रखा है कॉस थीटा का, ये कितना दे रखा है, एक्स बटा साइन थीटा, बट यहां पे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कर जाएगा, रिजल्ट आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 गुणा एक्स की स्क्वायर,
ये मान आ जाएगा 1 माइनस में 3x की स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का यूज है वो जल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो भी कौन सा नियम लग रहा है। P है 16 पे आता है और 16 में से 5 घटा दिया तो 11 आ गया, 11 में से 5 घटाएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 5 घटाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में 5 घटाएगा तो कितना आ जाएगा भी, 1 में से 5 घटाएगा तो V आ जाएगा, V 22 पे आता है भी, ठीक है। और उसके बाद में J है, J में से J 10 पे आता है, 10 में से 5 घटाया 5, 5 में से फिर 5 घटाएगा तो Z आ जाएगा, और Z में से 5 घटाएगा तो U आ जाएगा 21 पे, और U में से 5 घटाएगा यानी U 21 पे आता है, और 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 पे आता है P। इसी प्रकार से सभी में 5-5 घटा रहा है भी। C है, C 3 पे आता है, 5 घटा दिया तो ये आपका X जो कि 24 पे आता है, X आ गया, और X में से 5 घटाएगा यानी X आता है 24 पे, और 24 में से 5 घटाएगा तो 19 आ जाएगा, और 19 में से 5 घटाएगा 14 आ जाएगा, और 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 5 घटाओगे तो I आ जाएगा 9। अब देखो भी संख्या के अंदर यानी अक्षरों के अंदर तो 5-5 घटा रहा है। अब 13 है, 13 और 7 20, 20 7 27, 27 और 7 34, और 34 और 7 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या के अंदर है वो +7 कर रहा है भी प्रत्येक के अंदर। आगे देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर है 2 की पावर है वो क्या है, माइनस में है, तो 2 की पावर माइनस में है तो इसको क्या है नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी, भी पावर प्लस में चली जाएगी, तो ये एक प्रकार से नहीं, इसको नीचे लेके आ जाओ भी, नीचे लेके आओगे तो ये आ जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा, और उसके बाद में 2 की पावर है वो 2k हो जाएगी भी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे गुणा है, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भी, इस 4 को क्या लिख सकता हूं, तो इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 लिखूंगा तो यहाँ पे ये 2 ऊपर वाला है वो इस k प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2k और प्लस में 6, और उसके बाद में यहाँ पे देखो भी इसकी पावर है वो माइनस में है, इसकी पावर माइनस में है तो ये ऊपर चली जाएगी, और ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये आपका यहाँ पे गुणा में, और ये हो जाएगा 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 को सॉरी 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 है, ये 2 इससे गुणा होगा तो ये पॉजिटिव में तो चला जाएगा, यानी ये माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 2k और माइनस में 4 हो जाएगा भाई। ये क्या है, प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपके पास में क्या है 2k माइनस में 2। अब देखो भी, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे भाग में है और ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये यहाँ से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा भाई। वो था क्या भाई, वो था 2 की पावर और 2k था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी आधार समान है तो घातें जोड़ दो, आधार समान है तो घातों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2k और 2k कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 4k, और माइनस ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 4 है तो ये बचेगा प्लस का 2, और बराबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही नियम लगा दो, जो आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, घातों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा आपके पास में k यहाँ पे और 2k यहाँ पे है तो ये 3k हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो भाई 3k को मैं यहाँ से इधर लेके जाता हूँ, 3k को बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो 4k यहाँ पे, तो कितना बचेगा, k बचेगा। अब ये 2 है वो क्या है, प्लस का है, और बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो वो 24वें तीर्थकर थे भी, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
अब निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? अब मैंने 8 का विभाजकता का नियम मैंने आपको बताया था भी, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 164 देखो भी 8 से विभाजित है क्या? 164 है वो 8 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है भी? यहाँ पे 8 से विभाजित करके देखो, 8 2 16 तो हो गए, लेकिन 4 के अंदर है वो 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 964 देख लो, 964 देखोगे तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 बच गया, 1 16, और वही कंडीशन आ जाएगी, 8 2 16 तो बच गया 4, 4 के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 564 के अंदर देख लो, 564 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 8 का भाग दोगे तो 8 7 56 होते हैं, उतर गया 4, तो 4 के अंदर है वो 8 का भाग जाएगा नहीं। लेकिन 864 के अंदर है वो 8 का भाग जा रहा है, देख लो भी 864 के अंदर जा रहा है, तो 8 एकम 8 बच गया 6, 0 और 4 और 8 8 64, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट, संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में आप 8 से डिवाइड करके देखोगे, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 दोस्त है, O P Q R S और T में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। अब मेरे को ये बताना है P O से लंबा है, P है वो O से लंबा है, तो ये लो O को P को ऊपर रख दिया। Q है वो S से लंबा है, तो Q है वो S से लंबा हो गया, लेकिन O से छोटा है, लेकिन क्या है O से छोटा, तो यहाँ पे इस प्रकार से सेट हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो आगे देखो भी आगे क्या है, आगे है R है वो S से छोटा है लेकिन T से लंबा है, R है वो S से तो छोटा है और T से लंबा है, तो T R के नीचे आ जाएगा। इन सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? तो P, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 डिब्बे हैं, D E F G H और I एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब आगे देखो भी यहाँ पे D और I के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, तो D और I के बीच में 2 डिब्बे हैं। अब D और I की भी जो सीट है वो चेंज हो सकती है भी आपस में। D को ऊपर से तीसरा स्थान प्राप्त है, तो D को ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है, पहला, दूसरा और ऊपर से तीसरा स्थान प्राप्त है। टोटल व्यक्ति है, टोटल डिब्बे कितने? 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो भी आगे E और I के बीच में, E और I के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो I तो ये रहा, तो E यहाँ पे आ जाएगा भी, एक डिब्बा रखा गया है तो ये एक डिब्बा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला साथ ही E और F के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया, तो E ये रहा और F फिर यहाँ पे ऊपर आएगा भी, ठीक है। E और F के बीच में एक डिब्बा D आ गया। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा है? तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे E है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। X Y से दोगुना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो X अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। ये X है और ये Y है, आपको कार्य कुशलता दे रखी है। X है वो Y से दुगुना कार्य कुशल है, तो Y को मैंने मान लिया भी 1 कार्य करता है, तो ये X है वो दुगुना कार्य कुशल है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, Y है वो एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है, X है वो एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है। टोटल एक दिन के अंदर है वो 3 कार्य हो रहे हैं, लेकिन 14 दिन में वो कार्य पूरा कर देते हैं, तो टोटल कार्य कितने हैं? 42 है भी, ठीक है। अब X अकेला है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? X एक दिन के अंदर 2 कार्य कर रहा है, तो 42 कार्य को 21 दिन में कर देगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे देखो भी x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख दूँ x माइनस वाई की स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। नहीं, इसको मैं लिखूंगा x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर लिखूंगा अभी, यानी इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, यानी x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में ये बनेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई बनेगा। अब क्या है, यहाँ पे प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान दे दो। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं y की स्क्वायर और माइनस में z की स्क्वायर लिखूंगा, और उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान दे दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा? zx है, तो यहाँ पे बन जाएगा z माइनस एक्स की स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये बनेगा z की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो इस रूप में ये ओपन हो जाएगा। अब देखो भी जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो भी प्लस का है एक्स की स्क्वायर, ये माइनस का एक्स की स्क्वायर, और ये वाई की स्क्वायर है वो माइनस का है और ये प्लस का है।
और उसके बाद में ये जेड की स्क्वायर है वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो बराबर कट कटा के कितना बच गया आपके पास में, 0 बच गया। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 28, 33 और 48, 67, 72, 87। अब देखो भी इसमें कौन सा नियम लग रहा है। 28 के बाद में 33 और फिर 48 लिख रहा है। अब 28 और 33 के बीच में गैप कितने का, अभी 28 और 33 के बीच में गैप कितने का है, आप बोलोगे सर 5 का गैप है। 28 और 5 33, ठीक है। अब 33 और 48 के बीच में गैप कितने का है, 33 और 48 के बीच में यहाँ पे 5 का आ गया और ये 8 और ठीक है 15 का गैप आ गया अभी, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका 5 का गैप, फिर 15 का गैप। अब देखो भी यहाँ पे कितने का गैप है, तो यहाँ पे 67 और 3 70 और 2 5 2 70 और 2 72, तो यहाँ पे भी 5 का गैप है। और यहाँ पे देखो भी कितने का गैप आ रहा है, तो अगर इसके अंदर मैं 5 जोड़ दूं, 5 और 2 7 और एक 15 का गैप आ रहा है। भी प्रत्येक के अंदर 5 और 15 का गैप है, अभी इसके अंदर 5 का गैप, यहाँ पे भी 15 का गैप है। अब 29 और 34 के अंदर देखो भी कितने का गैप है, तो यहाँ पे 5 का गैप है। 34 और 49 के अंदर देखो भी कितने का गैप है, तो 4 और 5 9 और 3 और 1 4, तो 15 का गैप है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसने बोला भी एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे घनाभ का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी लंबाई चौड़ाई आपको इसमें खुला है, घनाभाकार है, तो खुला है तो आपको क्या है, एक तल की यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अभी ऊपर वाला छत आपको घटाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक घनाभ है, अभी ये लीजिएगा एक घनाभाकार है, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो छत है वो क्या है, खुला है, तो ऊपर वाली छत है नहीं ये, ठीक है, ऊपर वाली छत है नहीं। तो यहाँ पे मेरे को ये बता दो, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, ये वाला क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भी इसमें क्या क्या काउंट हुई है, इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आई है। लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी है, 6 और 4 है, तो 6 चौके 24 हो गया भाई, ठीक है। तो ऊपर वाला ये है, वो ये आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें आंतरिक क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला और साइड दीवार, तो ये टोटल में ज्ञात कर लेता हूँ, एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, ये फॉर्मूला था भी इसका। दो लंबाई कितनी है, 6, 6 चौका 24 प्लस में और 4 तिये 12 प्लस में और 3 छिके 18 और ये आ गया, और ये माइनस में कर देना है आपको 24। आप देखो भी टोटल को जोड़ो, 8 और 2 10 और 4 14, 1 और 2 और 3 4 और 1 5, 54 इंटू 2, तो 54 को 2 से गुणा करोगे तो ये 8 और ये आपके पास में हो जाएगा 5 2 10, ठीक है अभी 108 हो गया। अब टोटल तो आपके पास में 108 आ गया, लेकिन ये क्या है, ऊपर से खुला है, ये ऊपर से खुला है, तो -24 कर दो। -24 करोगे तो ये 8 में से 4 जाएगा 4 और 10 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 84, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, तो वो थे जयप्रकाश नारायण, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी। नेक्स्ट देखिएगा, बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा वहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो दक्षिण की ओर 100 मीटर चले, ठीक है 100 मीटर चल गए, फिर वहां से बाएं मुड़ना होगा और 120 चलना होगा। तो बाएं मुड़े और 120 चल गए, और फिर बाएं मुड़ना होगा और 370 चलना होगा। तो बाएं मुड़े और 370 चले भी, ये लो 370 चल गए, और फिर बाएं मुड़ना होगा और 400 मीटर चलना होगा। तो 400 मीटर चलेंगे, तो ये लो 400 मीटर चल गए, और उसके बाद में उन्हें पुनः बाएं मुड़ना होगा और 370 चलना होगा। तो पुनः बाएं मुड़ेंगे तो 370 यहाँ पे आ जाएंगे भी, 370 आ गया, और पुनः बाएं मुड़ना होगा और 110 चलना होगा। अब पुनः बाएं मुड़ेंगे और 110 चलेंगे, तो ये लो 110 चला दिया, 110 आ गया, और अंत में अंतिम बार बाएं मुड़ना होगा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए, अंतिम बार बाएं मुड़ना होगा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए इसे क्या है, 100 मीटर चलना होगा, 100 मीटर चलना होगा। तो ये लो 100 मीटर चल गया, तो यहाँ पे क्या है, स्टेडियम आ गया और ये उनका घर है अभी।
अब इसने पूछा है स्टेडियम है वो सॉरी ये बस स्टॉपिस है, ये क्या है बस स्टैंड है और ये आपका स्टेडियम है। अब स्टेडियम बस स्टैंड से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बस स्टैंड से पूछा तो यहाँ पे दिशा बना लो, तो ये क्या है पश्चिम दिशा में है। ये टोटल 400 मीटर की दूरी है, 120 ये है और 110 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 230 हो जाएगी। अब टोटल बाकी बची कितनी, बाकी बची 170, तो ये कितनी हो जाएगी 170 और पश्चिम में है, 170 और पश्चिम में है। एक 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा भी संख्या है वो आरोही क्रम में है क्या, सारी की सारी संख्याएं हैं वो आरोही क्रम में है क्या, जी हाँ यहाँ बिल्कुल आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में होने पर अब संख्या को काउंट करना पड़ेगा, क्या संख्या है वो विषम डिजिट के अंदर है या फिर सम डिजिट के अंदर है। देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये क्या है एक 8 विषम सम डिजिट के अंदर है। विसंख्या की कुल जो संख्या है वो क्या है सम है 8 है। तो आपको क्या करना है बीज का मान उठाना है। बीज का मान उठाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, तो यहाँ पे बीज का मान है वो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 संख्या आ रही है 8 प्लस में 8, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें माइनस का जो निशान है वो प्लस में चेंज करना है और प्लस का निशान है वो माइनस में चेंज करना है, और उसके बाद में गुणा का निशान है वो भाग में चेंज करना है और भाग का जो निशान है वो गुणा में चेंज करना है। तो देखिएगा 12 भाग 6 गुणा 9 प्लस 3 और माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 2 12 9 2 18 और प्लस में 1, तो 9 और 1 9 2 18 और 18 प्लस में 1 यानी 19। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर 2 सेंटीमीटर व्यास अभी और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन आपको सेंटीमीटर की क्यूब में ज्ञात करना है। देखो भी तार का आयतन ज्ञात करना है, तो तार का आयतन कैसा होता है, तार होता कैसा है, तो बेलन के आकार का होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर आपके पास में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 2/2 यानी 1 इंटू 1। और यहाँ पे जो लंबाई है वो क्या है मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो अपॉन में क्या कर दो आप 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो ये 700 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो भी 7 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 100 बार कट जाएगा। और यहाँ पे 22 को 100 से गुणा करोगे तो ये 2200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब है सॉरी, आयतन ज्ञात किया तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी ये संख्या है प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, प्रत्येक अंक है उसको 9 से घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे ये आपको बताना है। तो 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में 6 जाएगा 3 और 9 में 8 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे देखो भी कितनी है 1 2 3 4, तो 4 ऐसी सम संख्या आई है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है करंट अफेयर का। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, फेक न्यूज 21वीं शताब्दी की एक वैश्विक समस्या बन गई। फेक न्यूज है जो कि 21वीं सदी की एक वैश्विक समस्या बन गई। तर्क क्या है, इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर के तंत्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है अभी। नेक्स्ट देखो भी फेक न्यूज से जुड़ी समस्या केवल भारत में ही मौजूद होती है, ये तो इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है अभी, भारत में है या फिर पाकिस्तान में है या फिर चीन में है, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सेकंड कथन है वो समर्थन नहीं कर रहा, जबकि पहला जो कथन है वो समर्थन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1969 के द्वारा किया गया था और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे इसको ये देखिएगा। अब देखो भी पहले क्या है 6 प्लस में 6 इंटू 6 और यहाँ पे है 3 इंटू 3 प्लस में 5 और ये क्या है भाग का निशान है। और यहाँ पे पहले ये है 1/2
भाग 1/2 और ये ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है 1/2 और नीचे क्या है 1/2 भाग 1/2 और गुणा 1/2। अब देखो भी इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करोगे तो पहले यहाँ पे ऑफ लगा हुआ था तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा भी, ये टोटल क्या हो जाएगा भी आपका 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा तो अब ये गुणा होगा, अब यहाँ पे क्या है भाग का निशान है तो ये निशान चेंज होगा क्योंकि ये गुणा का निशान आएगा, यहाँ पे गुणा का निशान आएगा तो आगे वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी, तो 2 एकम 2, 2 2 4, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 2। इसी प्रकार से अब यहाँ पे नीचे वाले में कोई भी ऑफ नहीं है तो पहले क्या होगा भाग वाला निशान चेंज होगा, भाग वाला निशान चेंज होगा तो यहाँ पे निशान चेंज करोगे, यहाँ पे निशान चेंज करोगे तो गुणा का निशान आएगा तो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या है 1/2 है और ये क्या है 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका जो है 6 प्लस में ये आपस में गुणा होगा, ये आपस में गुणा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा भी इसको सोल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 36 हो गया अभी ये, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 9 और प्लस में 5 आ जाएगा। उसके बाद में आगे क्या है ये आगे इस प्रकार से गुणा भाग में और ये 4 है, अब ये चेंज होगा तो ये गुणा के अंदर चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4, क्या हो जाएगा भाई 1/4 आ जाएगा। अब देखो भी इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 13 सॉरी 14, 9 और 5 14 हो जाएंगे और ये ऊपर वाला कितने चला जाएगा ये 42 हो जाएगा भाई, ये 42 हो जाएगा, 9 और 5 14 होते हैं भाई, ये लो। अब देखो भी इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो 14 कम 14 और 14 42, ठीक है। और 3 को 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो 3 ही होगा, तो 3/4, तो कितना आ जाएगा भाई 3/4, यानी आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने डी एफ जी एच एस टी और वी प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन है, लेकिन उसका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी की परीक्षा है वो जी की परीक्षा के ठीक के पहले वाले दिन है, डी की परीक्षा है वो जी की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, ठीक है। वी की परीक्षा है वो टी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो वी की परीक्षा है वो टी के पहले वाले दिन है भी, एकदम ठीक है। एफ डी की परीक्षा है वो एफ के डी और एफ के बीच में केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा है, तो डी और एफ के बीच में केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा भी, और एफ है वो ऊपर भी आ सकता है भी, लेकिन एक बार यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं। डी और एफ के बीच में केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा है, ठीक है। वी की परीक्षा बुधवार को है, वी की परीक्षा है वो बुधवार को है, और एच की परीक्षा है वो शुक्रवार को है, और एच की जो परीक्षा है वो क्या है शुक्रवार को है, तो एच की परीक्षा शुक्रवार को हो जाएगी। तो यहाँ पे टी की परीक्षा है वो कब हो जाएगी भी, टी की परीक्षा है वो आपकी थर्सडे की हो जाएगी, यानी गुरुवार को हो जाएगी, टी की परीक्षा है वो गुरुवार को हो जाएगी। अब एफ किसी परीक्षा एफ की परीक्षा न तो सोमवार को है और न ही शनिवार को है, एफ की परीक्षा है वो न तो सोमवार को है और न ही आपका क्या है न ही सोमवार को है और न ही शनिवार को है, तो गुरुवार को तो किसकी परीक्षा है वो गुरुवार को है, तो टी की परीक्षा गुरुवार को है, टी की परीक्षा है वो गुरुवार को होगी भी, इसने यही तो बोला है। वी की परीक्षा है वो बुधवार को है, वी की परीक्षा बुधवार को है, तो वी के बाद में टी है, ये यहाँ पे इसने ये क्या बोला है वी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, वी की परीक्षा है वो टी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, ठीक पहले वाले दिन है वी की परीक्षा टी के, और वी की परीक्षा यहाँ पे बुधवार को दे रखी है, वी की परीक्षा है, तो टी की परीक्षा गुरुवार को होगी भाई। अब देखो भाई ये देखो अपन यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं अभी, वी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, टी की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है भाई, तो यहाँ पे आपका टी का जो परीक्षा है वो पहले आएगा, टी की परीक्षा पहले आएगी और वी की परीक्षा बाद में है, वी की बुधवार को होगी, वी की बुधवार को होगी, तो टी की है वो मंगलवार को हो जाएगी, टी की परीक्षा मंगलवार को हो जाएगी। अब इसने बोला डी और एफ की परीक्षा ठीक है, वी की परीक्षा बुधवार को है, एच की परीक्षा है वो शुक्रवार को है, तो एच की परीक्षा है वो क्या है शुक्रवार को हो जाएगी, शुक्रवार। और उसके बाद में इसने क्या बोला है एफ की परीक्षा न तो सोमवार को है, यानी ऊपर भी नहीं आ सकती यहाँ पे, और न ही शनिवार को है, तो यहाँ पे एच के नीचे शुक्रवार को भी नहीं आ सकती। अब यहाँ पे इसने एक बात बोली थी, यहाँ पे देखो भी डी की परीक्षा
डी की परीक्षा जी की परीक्षा के बाद में है, और यहाँ पे डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो मैं यहाँ पे एफ को रख दूं, यहाँ पे एफ को रख दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एच शुक्रवार, और डी यहाँ पे आ जाएगा, और जी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो भी, अब देखिएगा भी, इसने ये बोला भी डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो एक व्यक्ति की परीक्षा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जी है वो इसका जस्ट नीचे आ रहा है, यही इसने बोला भी डी की परीक्षा है वो जी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो जी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे शनिवार, और ये आ जाएगा रविवार, और यहाँ पे ये आ जाएगा गुरुवार, ये गुरुवार आ जाएगा भी। और गुरुवार को पूछा है किसकी परीक्षा, तो यहाँ पे एफ 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 52 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अब देखो भी ये किस रूप में बाहर आ जाएगा, 0.2 के रूप में बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 इंटू 0.2 आपस में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.04 आ जाएगा भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 0.2 के रूप में बाहर आ जाएगा। ये किस रूप में बाहर आएगा, 625, तो 2.5 के रूप में बाहर आएगा, और प्लस में 1225, ये 35 की स्क्वायर होती है भी, तो ये 3.5 के रूप में बाहर आ जाएगा, और ये -8.2 है। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे 3 2 5, और ये आ जाएगा आपके पास में 5 और 5 10, 10 और 2 12, 1 और 3 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.2, 6.2। अब 8.2 के अंदर से 6.2 निकालोगे, तो क्योंकि 8.2 है, ये क्या है, माइनस का है, तो आपका यहाँ पे ज्यादा कौन सा बचेगा, 2, और वो भी कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन करना आपको। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, यानी प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, तो वो प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, एकदम सही बात है। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, ये भी एकदम सही है। और यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम, ये भी सही है। ये क्या है, जो बिंदु है वो प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं भी, जो प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान देते हैं वो भी क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। सुरक्षित और प्रभावी परिवार नियोजन है, वो भी क्या है, एक प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देता है। यौन संक्रमित रोगों से रोकथाम करने के लिए है, ये भी क्या है, एक प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देता है। लेकिन अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, ये क्या, मेरे को ये बताओ, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। यानी अजन्मे, अभी तक बच्चा जन्म ही नहीं हुआ और उसका लिंग का निर्धारण कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है, ये प्रजनन का दुरुपयोग है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका विकल्प है, वो गलत हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें ये संख्या दे रखी है, और ये बोला है भी नीचे यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इनमें से किस किस संख्या की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो अवरोही क्रम में सेट करना है इसको। सबसे बड़ा पहले 876 आ रहा है, फिर 643 आ रहा है, फिर 453 आ रहा है, और फिर 974 आ रहा है, और फिर 227 आ रहा है। अब इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, 876 आएगा, फिर बड़ी संख्या कौन सी है, अभी 643 है, और फिर 453 है, और फिर 227 है। तो यहाँ पे एक संख्या है वो अपरिवर्तित रहेगी, 227 अपनी सीट चेंज नहीं करेगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 55 नंबर क्वेश्चन में 27 है वो 13 से किस प्रकार से डिनोट है ये बताना है। 65 है वो 32 से कैसे है। देखो भी 13 दुए 26 प्लस कर दिया 1, 13 दुए 26 प्लस कर दिया 1 27, 32 दुए 64 प्लस कर दिया 1 65, 35 दुए 70 प्लस कर दिया 1 71, और यहाँ पे देखो भी 25 दुए 50, 25 दुए 50 और प्लस कर दिया 1 51, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं लेकिन न तो कलाकार और न ही एथलीट है। ओनली फॉर किस में आने चाहिए, व्यक्ति विद्यार्थी। कितने व्यक्ति विद्यार्थी है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 एक ही है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो सॉरी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस प्राणी में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। तो मत्स्य जो मछलियां होती है उसके अंदर है वो 2 कक्षीय हृदय होता है, और इसमें जो रुधिर परिसंचरण होता है वो इकहरा होता है भी। कैसा होता है भी,
इकहरा होता है, यानी आने का भी एक होता है और जाने का भी एक होता है। जो रक्त आता है आलिंद, यानी एक आलिंद होता है और एक ही नील्य होता है। कहने का मतलब क्या होता है भी, आने का भी एक स्थान एक रास्ता होता है और जाने का भी एक रास्ता होता है, तो वहां पे इकहरा हो जाएगा। और जाने के भी दो रास्ते और आने के भी रक्त के दो रास्ते होते हैं, तो वहां पे क्या होता है तो उसमें हो जाता है आपका दोहरा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पक्षियों में चैम्बर 4 होते हैं भी, और सरीसृप के अंदर है वो 3 होते हैं, और स्तनधारी होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं 4 होते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 58 नंबर करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें है 5 अगस्त 2012 को क्या है, संडे है। अब आपको बताना है 17 सितंबर 2015 को बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन को 5 अगस्त 2015 में लेके जाता हूं। तो 12 के बाद में 13 आता है, फिर 14 आता है और फिर 15 आता है। अब मेरे को ये बता दो 2012 में एक लीप वर्ष है, अब इसमें फरवरी काउंट नहीं हुई, तो मेरे को ये बता दो क्या लीप वर्ष काउंट करोगे क्या, इसको नहीं करोगे क्योंकि इसमें फरवरी है वो काउंट नहीं हुई है। तो टोटल क्या है 1 2 3, तो 3 दिन एक्स्ट्रा कर दो। 3 दिन एक्स्ट्रा करोगे तो रविवार से 3 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार मंगल और बुध, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बुधवार। अब आपको बताना क्या है 5 अगस्त 2015 को बुधवार है, तो 17 सितंबर 2015 को कौन सा वार होगा। तो अगस्त है वो 31 का होता है, 31 में से 5 निकाल दो आप, तो 26 बचेगा। 26 में 7 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 26 में 7 का भाग दो, 7 के 21 बचेगा 5, और प्लस में और अगस्त के बाद में सितंबर में कहाँ तक जाना है 17 तक जाना है। 17 में और 7 का डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 5 9 में फिर क्या करो 7 का डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। अब 2 आगे चलोगे तो ये यहाँ पे आपका शुक्रवार आ रहा है। भी गलत कर दिया क्या हमने, देखो भी दोबारा से भी अपन ने 5 माइनस किया है, 31 में से 5 जाएंगे, 26 बचेंगे, और फिर 26 के अंदर है वो मैंने भाग दिया, 26 के अंदर 7 का भाग दिया तो 5 बचेगा सेंसफल, कोई दिक्कत नहीं है। 17 है और 3 बचेगा भी यहाँ पे, सॉरी 3 बचेगा, 7 2 14, 3 बचेगा, और 5 और 3 8, तो 8 में 7 का भाग दोगे तो 1 सेंसफल बचेगा। तो इसका मतलब क्या है 1 आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई आपका गुरुवार, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण है वो क्या है 90 डिग्री है, तो उस समबहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो भी अंतःकोण 90 डिग्री है, आपको पता है भी अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण क्या होता है, भी अंतःकोण 90 डिग्री है और प्लस में बाह्य कोण थीटा है, बराबर इसका मान 180 डिग्री होता है। भी अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और आपको क्या ज्ञात करना है, तो ये थीटा यानी बाह्य कोण की माप कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, बाह्य कोण भी कितने का है 90 डिग्री का है। अब देखो भी समबहुभुज की भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कितना है 360, बाह्य कोण 90 है, तो यहाँ पे 0 से 0 9 9 9 36, तो यहाँ पे आपका वो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 32 है, तो x प्लस में y बराबर में क्या है 32, तो ये बंटी की हो जाएगी, ये bu बबली की हो जाएगी। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद में होगी। तो ये बताओ भाई, ये बंटी की आयु है और ये बी से बबली आ गया भी, और 2 वर्ष बाद बंटी की आयु है वो बबली की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो बबली की आयु 1 मान ली तो ये हो जाएगी 3, यानी रेशियो कितना आ गया 2 साल बाद का, तो ये आ गया 3:1 आ गया। अब 2 वर्ष बाद में, तो 2 वर्ष तो हम जो टोटल योग है इसके अंदर 4 बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष है वो बंटी की है और 2 ही वर्ष है वो किसकी बड़ी है बबली की बड़ी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 32 और 4 36, तो हमारे अनुसार उनका योग है वो क्या है 4 है, लेकिन क्वेश्चन वाला 36 बता रहा है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो बंटी की वर्तमान आयु, तो बंटी का वर्तमान में बंटी का 2 साल बाद का जो रेशियो है वो है 3, और इसको 9 से गुणा करोगे 27 आ गया। और उसके बाद में करना क्या है 2 वर्ष, यानी वर्तमान की पूछी है तो -2 कर दो, -2 करोगे तो ये आपके पास में 25 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
अब इसमें बोला है भी प्रत्येक के निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए और अंतिम अंक में एक घटा दिया जाए। तो पहले अंक में एक जोड़ो और फिर अंतिम अंक में एक घटा दिया जाए, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक है वो अंतिम अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहले अंक के अंदर एक जोड़ो तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भी 1 से विभाजित हो जाएगा 3। यहाँ पे एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये नहीं होगा। और उसमें देखो भी एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी यहाँ पे एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 5 6 में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 3 में एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 3, 4 में एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे 1 में 2 के अंदर एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, और 8 में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्याएं अभी, ऐसी 1 2 और 3, ऐसी 3 ही संख्याएं हैं जो क्या है पूर्णतः विभाजित हो रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो अभी कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पे, 7 के 21 गुणनखंड कर दो, एक्स की स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस का 3x, माइनस के 7x और माइनस के 3x और प्लस का 21 आ जाएगा। 7 के 21 और माइनस का 3, माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस के 10 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस में 7, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ गया और ये हो गया x माइनस में 7 के 21, तो ये हो जाएगा 7। तो एक तो आ जाएगा x बराबर 3 और एक आ जाएगा x बराबर 7, तो यहाँ पे आपका 7 और 3 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है, तो मेघालय आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलता हूँ, 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब ये बोला भी वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है भी, ये होता है एक्स की स्क्वायर और माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और इंटू एक्स और माइनस में प्लस में एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अभी सॉरी, यहाँ पे आएगा अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब अल्फा यानी इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो भी, ठीक है। भी 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इट्स ओके। एक्स की स्क्वायर, अब यहाँ पे आपस में जोड़ोगे 3 प्लस में 1/3 को जोड़ो तो 3 आ गया, और ये 3 3 9 प्लस में 1 यानी 10/3 आ गया, 10/3 आ गया। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का योग है वो 10/3 आ गया, तो माइनस का 10/3 और यहाँ पे गुणा में एक्स है तो इसके एक्स लगा दो, प्लस अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पे गुणा ज्ञात करना है 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब नीचे वाला 3 आपको कैंसिल करना है, तो 3 से पूरी समीकरण को 3 से गुणा करवा दो, तो 3x की स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10x और ये प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है भी यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये बताना है। अब मैं एक बात ध्यान रखना, जब आवर्धन माइनस है, आवर्धन क्या है माइनस में है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जब आवर्धन है वो प्लस में दिया गया है तो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी को अपन क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो भी आवर्धन अगर 1 है, आवर्धन का मान अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, समान, उसका आवर्धन अगर 1 है तो वो वस्तु के समान ही बनेगा, वस्तु के जो साइज है
यानी आवर्धन यहाँ पे साइज बताता है भी, क्या बताता है, साइज बताता है। अगर आवर्धन का मान 1 है तो वो वस्तु के समान आकार का बनेगा। अगर आवर्धन 1 से कम आ रहा है, आवर्धन है वो 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आवर्धन 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा भी वो क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आवर्धन अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पे माइनस में भी दे रखा है और 1 से छोटा भी है, तो माइनस का मतलब तो क्या हो गया, वो वास्तविक और उल्टा है, और 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो आकार है वो क्या है, छोटा हो जाएगा। तो वास्तविक उल्टा और कैसा हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा है, आवर्धन 1 से छोटा है तो इसका मतलब साइज उसका क्या है, वस्तु से भी छोटा है। और अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है वो क्या है, 1 से बड़ा है। आगे देखो भी नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी 4 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक की कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निम्नलिखित में से कितना होगा। अब यहाँ पे देखो भी आपको प्रतिरोध दे रखा है और आपको धारा दे रखी है, और आपको आंसर है वो आपको वोल्टेज में दे रखे हैं, आंसर है वो वोल्टेज में दे रखे हैं। तो आप ओम के नियम से इसको कर सकते हैं। ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। अब आपको यहाँ पे V ज्ञात करना है, V बराबर क्या हो जाएगा, I कितना है, I आपके पास में 1 मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1000 एम्पियर है, और इंटू R का मान कितना होता है, तो R का मान होता है 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो भी ये कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 4000, V बराबर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 वोल्ट, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 4 मिली वोल्ट, 4 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होता है, तो वो विषाणु के कारण होता है। जननांगी हर्पीज है वो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 69 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाएगी न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व थोरियम था और पहला तत्व हाइड्रोजन था। भी ये भी बहुत बार पूछा जाता है, और 56 तत्व ज्ञात थे भी उस समय, और मेंडलीव के समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे, और ये न्यूलैंड के समय है वो 56 तत्व ज्ञात थे। पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम था थोरियम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 70 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो भी कितने का है, 21 में से 23 में से 7 जाएगा, 23 में से 7 जाएगा तो ये आपका बचेगा 16, यहाँ पे गैप है वो 16 का है। अब यहाँ पे देखो भी गैप कितने का है, 167 में से 119 निकालो तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बच गया 5, और ये आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 28, तो यहाँ पे 28 का गैप है अभी, यहाँ पे 28 का गैप है। और यहाँ पे कितने का गैप है 119 में से 79 निकालना है तो 0, और ये 40, तो यहाँ पे 40 का गैप आ रहा है अभी, और यहाँ पे 28 का सही घटाया क्या आपने, देखो भी दोबारा से 28 का कैसे, 48 का गैप है अभी, 48 का होगा, यानी इधर से हैंसिल 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो यहाँ पे 48 का आएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा 48 का। अब देखो भी यहाँ पे 16 का गैप है, 16 और 7 यहाँ पे 23 हो जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे 40 का गैप आ गया, और यहाँ पे 48 का गैप आ गया। तो अगर मैं -8 करूँ, 40 में से -8 करूँगा तो यहाँ पे 32 का गैप आ जाएगा, और 32 में से 79 में से 32 आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4, उसके बाद में 79 में से 47 आ जाएगा। भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 47 आ जाएगा। अब देखो भी 32 में से 8 माइनस करो, 32 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये आपका बचेगा 24, तो यहाँ पे गैप कितने का हो जाएगा 24। अब देखो भी प्रत्येक के अंदर यानी अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है, भी प्रत्येक के अंदर 8 माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे पहले 16 का अंतर था, फिर 24 का अंतर आ गया, और उसके बाद में 32 का अंतर आ गया, ठीक है भी 32 का अंतर आ गया, उसके बाद में 40 का अंतर था, और फिर 48 का अंतर था। अब देखो भी सभी के बीच में 8 का अंतर है, अब ये भी 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है,
तो ये क्या है, अंतर का अंतर है वो क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा अभी। 71 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। 71 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले इसमें ज्ञात करना पड़ेगा भी, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो आपका यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये देखो भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 30 है इसमें, तो ये क्या है, बहुलक वर्ग हो गया अभी। अब इसमें आपको बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में F0 माइनस में F1 होता है, और अपॉन में 2F0 माइनस में F1 और माइनस में F2 और इनटू होता है आपका H। अब देखो भी F0 और F1 ये कहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखो भी जो बहुलक वर्ग होता है ना उसमें आता है F0, उससे पहले वाला वर्ग होता है उसका फ्रीक्वेंसी F1 आती है, और उसके बाद वाला बहुलक वर्ग के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है F2 की। ठीक है, L यहाँ पे क्या होता है, L यहाँ पे निम्न सीमा होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी यहाँ पे 55 है। H यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल होता है। अब देखो भी L का मान 55 है, प्लस में F0 का मान कितना है, 30 है, 30 में 25 माइनस कर दो, और उसके बाद में 2F0 है, यानी F0 का मान कितना है, 30 है, 30 दुए 60 हो जाएंगे, और माइनस में F1 का मान कितना है, 25 है, और माइनस में F2 का मान कितना है, 20 है, और 20 का अंतर कितने का चल रहा है अभी, 15 से 25 चल रहा है, 15 से 25, तो ये 20 का अंतर आ गया आपका 10 का। 20 का अंतर कितने का है, 10 का। अब इसको सोल्व करो, 55 और प्लस में ऊपर कितना बच गया, 5, और 5 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाया तो 50 हो गया। नीचे ये कितना हो गया, अभी माइनस का कितना है, माइनस का 25 और माइनस का 20 है, तो ये हो जाए 5 और 45। अब 60 में से 45 आप माइनस करो, 60 में से 45 माइनस करोगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 15 बच जाएगा। अब देखो भी जो कट रहा है उसको काटो, अब इसको 5 से काटो, 5 दिए 15 और ये 10 बार कट गया। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 55 प्लस में 10 के अंदर है वो 3 का भाग दे दो, 3 3 9, और उसके बाद में 3.3 आ जाएगा अभी। ठीक है, 10 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 3.3 आ रहा है, और 55 यहाँ पे प्लस में है, तो 55 प्लस में 3.3, तो ये आपके पास में आ जाएगा 55 और 3 58, तो ये आ जाएगा 58.3। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो वो पीवी नरसिम्हा राव के उस समय क्या थे भी, पीएम थे भी, प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे, और उसकी मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो पहली बार वित्त मंत्री बने थे। आगे देखो भी नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का यूज किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। ठीक है, खाने का सोडा बोलते हैं जिसको, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। और इसको बनाने के लिए अगर आपसे पूछ ले भी किस किस यौगिकों का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडे को बनाने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है, और आपका हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए कौन कौन से यौगिकों का यूज किया जाता है? तो अमोनिया NH3 अमोनिया होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं, ये जो आपका है CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है वो जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए, रोगाणु रहित करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए जल को किसका यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। और ये आपका होता है धावन सोडा होता है एक प्रकार से, Na2CO3, और इसके अंदर डॉट 10H2 लग जाता है तो ये धावन सोडा बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, सोडियम कार्बोनेट होता है। और NaOH ये आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, परबल क्षार है ये एक प्रकार से, परबल क्षार। इसका जो इसका जो pH मान है वो कितना होता है? इसका pH मान 14 होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है भी एक मिश्र धातु है मैग्नीज और एल्यूमिनियम को 2:3 के अंदर मिलाया जाता है। M से Mg मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn होता है, और मैग्नीशियम होता है वो Mg होता है भी, और एल्यूमिनियम Al है। ठीक है, अब ये 2:3 के अंदर है। अब इसने बोला है भी
इसमें से इसे बनाने के लिए 24 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होगी आपको। 24 केजी तो क्या है, मैग्नीज की आवश्यकता होगी। तो कैल्शियम, तो आपको कितने केजी एल्यूमिनियम को पिघालना पड़ेगा। अब 2:1 के अंदर, तो यहाँ पे देखो भी 2 का मान कितना दे रखा है इसने, 2 का मान 24 दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कितने से गुणा किया है, 12 से गुणा किया है। 12 को मैं 2 को 12 से गुणा करूँ तो 24 आ रहा है। तो इसको क्या कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 3 36। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी जरूरत होगी आपको, 36 केजी की जरूरी होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, तो वो आपका CH3COOH, यानी ये क्या होता है भी, CH3COOH क्या होता है भी, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CHCl3 है, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, सॉरी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म होता है ये 2 नंबर पे। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज है, वो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकेगा। अब मैं ये आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो वो क्या है, 7 रंगों में विभक्त होगा, इंद्रधनुष के रूप में। तो वहां पे बनेगा विबग्योर, VIBGYOR। अब देखो भी जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम झुकेगा। तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका, लाल रंग का। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो ये कम झुकेगा। ऑरेंज है उसके बाद में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है, तो यहाँ पे वोयलेट का और इंडिगो का, इसका क्या है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य है। तो यहाँ पे देखो भी सबसे कम, तो पीला, नारंगी और आसमानी और बैंगनी। तो नारंगी किसको बोलते हैं, ऑरेंज को तो बोलते हैं, ऑरेंज को बोलते हैं। तो ऑरेंज है वो क्या है, सबसे कम झुकेगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य है वो अकॉर्डिंग टू 4 जो आपको 4 दे रखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य है वो नारंगी का है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भी 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है AgBr का। AgBr होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें बोला भी इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा जिसके अंदर क्या है, भरपूर प्रोटीन हो, वो क्या है, बॉडी बिल्डर के लिए बढ़िया भोजन होता है भी। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु को 1820 में बेचने पर 9% की हानि होती है, यदि वह इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए भी। अब वस्तु को 1820 रुपए में बेच रहा है, 9% की हानि हो रही है। 9% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो प्रतिशत का निशान हटाओगे, नीचे क्या लग जाएगा, 100। तो ये 9/100 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ भी 100 रुपए, ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। ऊपर वाला क्या दर्शाता है, या अगर हानि हुई है तो ये हानि को दर्शाएगा, अगर ये लाभ हुआ तो यहाँ पे लाभ को दर्शाएगा। तो यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, 100 रुपए क्रय मूल्य हमारे अनुसार, तो 9 रुपए की हानि हो गई, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो विक्रय मूल्य आप बोलोगे सर 91 रुपए। फिर 100 रुपए क्रय मूल्य है, 9 रुपए की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य 91 रुपए, लेकिन पर्सन में दे रखा है 1820। तो 91 बराबर क्या कर दो, 1820 कर दो। तो 91 दुए कितने होते हैं, 182 होते हैं। तो ये 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 20 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात किसका करना है, 100 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमारे अनुसार जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। तो इंटू कर दो 100 से। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना आया है, 200 रुपए, 2000 रुपए आया है। अब देखो भाई यदि इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है, 9% के लाभ के ऊपर बेचेगा, तो देखो अभी कितने में बेचेगा। अब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 9/100 हो जाएगा भी। अब कहने का मतलब क्या है, 100 रुपए तो इसका क्या है, 100 रुपए तो इसका CP है, कॉस्ट प्राइस है। अब 9 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 9 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे ये बेचेगा कितने में, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो 109 रुपए होगा। अब आपको पता है भी 1 का मूल्य आपने 20 निकाला था, 1 का मूल्य कितना निकाला था, 20 निकाला था, तो 109 का, तो 109 के अंदर है वो आप
गुणा कर दो 20 से तो 0 और 9 2 18 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2180। 2180 रुपये है वो इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 9% लाभ के ऊपर जब वो वस्तु को बेचेगा तो उसे 2180 रुपये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे देखो भी ये प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 1/1/125 की पावर y दे रखी है और वो भी माइनस में है, तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 की पावर तो 3 मैंने लिख दिया, अब ये 3 है वो y के साथ में गुणा होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास में 1/5 माइनस का 4y और प्लस का 1। अब यहाँ पे भी जो आपकी पावर है वो माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में है, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ये 5 की पावर 3y हो जाएगी प्लस में, और यहाँ पे क्या है जो माइनस में है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का जो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी वो 5 की पावर 4y और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था तो ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखो भी जब आधार समान है तो आप घाते बराबर कर दो, घाते बराबर करोगे 3y बराबर में क्या आ जाएगा 4y माइनस में 1। अब इस 3y को इधर लेके जाओगे तो 4y में से 3y जाएगा तो y बचेगा। अब ये माइनस का 1 है और इसको क्या है बराबर से दूसरी साइड में भेज दो, ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो y का मान आपके पास में कितना आ गया, 1 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अन्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में है, तो ये केरल के अंदर है भी। अन्नामुडी पर्वत है ये कहाँ पे है भी, केरल के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 83 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर नहीं पाया जाता, तो आमतौर पर आयनिक बंध नहीं पाए जाते भी, और आयनिक बंध होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं भी, बहुत मजबूत होते हैं, जो कि कार्बन के बीच में आयनिक यौगिक कभी नहीं पाया जाता। या तो आपको एकल बंध पाया जाएगा या फिर द्विबंध पाया जाएगा या फिर त्रिबंध पाया जाएगा, लेकिन कार्बन यौगिकों के मध्य में क्या है आयनिक बंध नहीं हो सकता, क्योंकि आयनिक बंध है वो बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन कार्बन के मध्य में कोई भी बॉन्ड हो वो क्या है मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो M से मंजीत हो जाएगा और आपका यहाँ पे R से रंजीत हो जाएगा भी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु इसकी x मान लेता हूँ और इसकी y मान लेता हूँ। अब मंजीत की आयु है वो उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में मैं क्या कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। यहाँ पे एक बार यहाँ पे लेके चलते हैं इस समीकरण को, x माइनस वाई बराबर में 2 और समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई। अब मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु की 2 गुनी है, तो मंजीत की आयु की 2 गुनी यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, और रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, रंजीत की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, तो उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, तो इसका मतलब क्या है उसकी बहन की आयु 2 गुनी कम है, तो यहाँ पे बहन की आयु कितनी हो जाएगी भी, तो यहाँ पे y/2 हो जाएगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोला है भी मंजीत के पिता और रंजीत की बहन की आयु का अंतर है वो 43 दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी दूसरी जो समीकरण बन के आएगी वो ये आ जाएगी 2x माइनस में y/2 और बराबर में 43, यानी इसका अंतर आपको कितना दे रखा है 43 दे रखा है। अब इसको सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करोगे तो ये आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, सभी इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 ये बन जाएगा आपके पास में 4x और यहाँ पे बनेगा y और यहाँ पे 2 से गुणा कराओगे तो 6 और 8 86 हो जाएगा। अभी ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखो भी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4x x माइनस वाई, समीकरण नंबर 2 से घटाना है, तो यहाँ पे 4x माइनस में y बराबर में 86 और यहाँ पे बचेगा आपके पास में x माइनस में y और बराबर में आपका हो जाएगा 2, तो ये घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। अभी निशान चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया आपके पास में 3x बराबर में 86 में से 2 जाएगा तो 84 बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 84/3 हो जाएगा। अब 3 दूजे 6, बच गया 2 24 और 3 8 24। यहाँ पे आपका मान कितना आ गया, x का 28 आ गया। x का मान 28 आ गया। x हमने माना क्या था, तो मंजीत की आयु मानी थी 28 आ गई। अब इस 28 को समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो, तो x का मान 28 आया, तो x 28 माइनस में y बराबर में 2। अब देखो भी, अब यहाँ से इस y को क्या है, इस 28 को बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 28 और प्लस का 2, तो आपके पास में कितना बचेगा, माइनस का 26 बचेगा। तो माइनस का y बराबर में माइनस का 26, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान 26 आ गया, y का मान तो 26 आ गया और x का मान 28 आ गया। तो मंजीत की आयु तो कितनी है, 28 है, और रंजीत की आयु कितनी है, 26 है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब 88 नंबर क्वेश्चन में बोला है भी, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होती है तो कोई निश्चित राशि किसी वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो दशमलव के एक स्थान तक आपको मान ज्ञात करना है। अब इसमें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भी मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो मिश्र धन का फॉर्मूला बताओ। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस में r अपॉन में 100, और यहाँ पे इसकी पावर लग जाती है t समय, ये होता है भी। अब आपको क्या है, मिश्र धन, मैं वो राशि मान लेता हूँ भी x है, ठीक है, मूलधन मैंने x मान लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन 2x हो जाएगा। तो मिश्र धन मेरे पास में कितना है, 2x है, और बराबर में x इंटू यहाँ पे 1 प्लस में r अपॉन में 100, और यहाँ पे t का मान कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब ये x है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा आपके पास में। यहाँ पे ये गुणा में है, 1 मिनट के लिए, 2x ये क्या है, गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा। बराबर में आपके पास में क्या बचा, x प्लस में r अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। अब यहाँ से पावर हटाऊंगा मैं तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा भी, ठीक है। अब रूट 2 का मान कितना होता है अभी, रूट 2 का मान है वो कितना होता है, तो ये होता है 1.414 होता है भी। रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है। बराबर में 1 प्लस में, यहाँ पे एलसीएम ले लो भी, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 100 प्लस में r। अब ये 100 क्या है, नीचे है भाग में, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भी, ये गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 100, और बराबर में आपके पास में क्या है, 100 प्लस में r। अब देखो भी, इसको गुणा करवाओगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो 100 है इसको क्या है, बराबर से दूसरी साइड में भेजेंगे भी, बराबर से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.414 इंटू 100, और माइनस का 100 हो जाएगा भी ये, और बराबर में आपके पास में क्या है, r है। अब ये क्या है, इन दोनों के अंदर यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो 100 आपके पास में क्या है, कॉमन आ गया भी, 100 आपके पास में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में, यहाँ पे 1.414, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 1, और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा भी। अब इसमें 100 से 100 कैंसिल हो गया भी, ये 100 आप सोचते होंगे कि भाई कहाँ चला गया, तो ये देखो भी 100 मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो ये 100 है वो गुणा में है, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 को आप कितने किसी भी संख्या से गुणा करा दो वो संख्या वापस वही आएगी। अब देखो भी 1.414 में से 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास में बचेगा 0.414 बचेगा। अब 100 से गुणा करवाओगे, 100 से गुणा करवाओगे तो यहाँ पे 100 से गुणा करवा दो भी, ये 100 गुणा में है तो 100 से गुणा करवाओ, बराबर में r। अब देखो 100 से गुणा करवाओगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है, अब ये पॉइंट है वो 2 अंक इधर सरक जाएगा, तो यहाँ पे 41.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 41.4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 41.4 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करके देखोगे तो यहाँ पे 1.414 यानी पॉइंट, और इसको गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा अभी 41,400। अब क्या है, 3 के बाद में पॉइंट है, 3 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा 41.4। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
इसमें बोला भी एक विक्रेता 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% और 15% की दो क्रमागत छूटें प्रदान करता है। इस लेन देन में उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो पहले वो क्या है, 12% की और 15% की दो क्रमागत छूट देता है, तो वो छूट देख लेते हैं भी क्या है। अब 12% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 12/100, और उसके बाद में यहाँ पे फिर 15% की छूट दे रहा है। तो पहले 12% की छूट देख लेते हैं। 2000 रुपये अंकित मूल्य है। अब इस पे 12% की छूट देगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल, 12 दूवे 24, 240 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, 240 रुपये की छूट दे दी, तो 2000 में से 240 आप माइनस करो, 2000 में से 240 माइनस करो 0,6, और ये हो जाएगा आपके पास में 7 और एक 1760। अब 1760 के ऊपर वापस फिर 15% की छूट देगा, तो 15% की छूट देगा तो इस प्रकार से निकाल लो, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 5 दूए 10 और 5 तीय 15, 2 एकम 2 और 2 आठे 16, 1 2 आठे 16, और उसके बाद में 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 254 रुपये की छूट हो जाएगी। तो 1760 के अंदर से 254 रुपये की छूट और दे देता है, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 6, और इधर से 5 में से 5 0, और यहाँ पे 17 में से 2 जाएगा, तो आपका बच जाएगा 15, तो 1506 रुपये आ गया। अब 1506 रुपये आ गया, ये क्या है आपका एसपी अभी। ठीक है, छूट देने के बाद में एसपी बचा है 1506, यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा आपको। बी एकम बी, बी 500, तो नीचे वाला क्या है सीपी क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ हुआ तो लाभ को, तो यहाँ पे 5 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ, तो बेचेगा कितने में, 6 रुपये में, लेकिन वो कह रहा है अभी 1506 रुपये में बेच रहा है, तो 6 बराबर 1506, तो 6 दुए 12, बच गया 3 30, 6 5 30 और 6 कम 6, तो एक का मान 251 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, 5 से गुणा करवा दो, 5 से कम 5, 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, तो 1255 रुपये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 1247 आ रहा है, अभी कैसे कर दिया अपन, 20% है तो बी एकम बी और बी 500। ठीक है, लाभ हो गया। आपको क्या करना है, निकटतम पूर्णांक, निकटतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पे निकटतम मान आपको देखना है, तो ये हो जाएगा 6 2 12, बच गया 3, 6 5 30 और 6 कम 6, ये भी ठीक है अभी, तो 1255 ही आएगा अभी लगभग। तो यहाँ पे किसके करीबन है, तो ये 1247 के करीबन है, तो एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। इट्स ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो एक मौलिक अधिकार नहीं है, वह संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 91 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया 2012 में, यहाँ पे देखो भी 2012 में बासमती चावल के उत्पादन की तुलना में 2015 में बासमती चावल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये आपको बताना है। तो ये देखो भी 2012 यहाँ पे है 32, पहले क्या है 2012 में 32% चावल बासमती होता था, अब 2015 ये है, अब कितना हो रहा है 45 हो रहा है। तो 32 से 45 कितने की वृद्धि हो गई भी, 8 और 5 13, 13 की वृद्धि कितने पे 32 पे इंटू 100, तो 4 से काट दो इसको, 4 8 32 और 25 100 के 100 और 25 3 75, 7 और 25 से कम 25 और 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 325, और 325 के अंदर है वो आपको 8 का भाग देना पड़ेगा, तो 8 चौके 32, बच गया कितना 5 उतार लिया 5 0 और पॉइंट 50, तो ये हो जाएगा आपका 6 के 48, 40.6 आ जाएगा भाई 40.6, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है भी। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 93 नंबर क्वेश्चन, 92 करंट अफेयर का ही है ना जी, करंट अफेयर का है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 93 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा तार्किक रूप से पालन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखो भी एस से जी बड़ा या फिर बराबर, एस से जी, एस से एच बड़ा है, एस से एच बड़ा है, और एच से आई बड़ा है, और आई से जी बड़ा है, आई और जी दोनों बराबर है। तो यहां से तो ये
बोल रहा है भी एस से जी या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां से तो एस से जी है वो बड़ा है, बराबर तो नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी। उसके बाद में बताओ सी से एच बड़ा है क्या? सी से ए बड़ा है, सॉरी सी और ए दोनों बराबर है, और ए से एस बड़ा है और एस से एच बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं सी से क्या है, एच बड़ा है। तो यहाँ पे 2 नंबर है वो सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड है वो पालन कर रहा है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ रही है। यहाँ पे अब देखो भी इसमें कौन सी समीकरण लग रही है। अब यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 12 2 14, 14 और 4 18, और उसके बाद में 18 और इसमें कितना जोड़ दिया अभी 8 26, और फिर यहाँ पे कितना जोड़ेगा अभी 16 जोड़ेगा, और फिर यहाँ पे कितना जोड़ेगा 32, तो 42 में 32 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 74। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहले 2 का दुगना जोड़ दिया, फिर 4 का दुगना जोड़ दिया, फिर 8 का दुगना जोड़ दिया, फिर 16 का दुगना जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति 1 और 2। ठीक है, और क्यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू है ना वो आर के दाईं ओर है, तो आर के दाया पहला दूसरा कौन बैठा है दाईं ओर, तो ये आर बैठा है भी। अब जो पंक्ति के किसी सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अब ये जो किसके लिए आया है, जो यहाँ पे आर के लिए आया है, तो ये जो आर है ना ये पंक्ति में कोई व्यक्ति दाएं बैठा है तो उसके बगल में बैठा है, तो यहाँ पे देखो भी उसके पंक्ति के यानी जो व्यक्ति किसी सिरे पर बैठे हुए, जो व्यक्ति किसी सिरे पे बैठे हुए, जो पंक्ति के किसी सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे तो आर नहीं आएगा अभी। अब इसने आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को रख देता हूं तो यहाँ पे भी नहीं आएगा अभी। अब जो पंक्ति के जो हमेशा किसके लिए आता है, पास वाले के लिए आता है, आर के लिए आया है। क्यू है वो आर के दाईं ओर है, क्यू है वो आर के दाईं ओर है, तो आर के दाईं ओर है तो इस प्रकार से आएगा भैया, इस प्रकार से आर के दाईं ओर है। अब यहाँ पे आर के दाईं ओर है और इसने बोला क्या है, जो पंक्ति के किसी सिरे पे बैठे हुए व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर यहाँ पे आ जाए, आर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे एक टी आ गया और ये आ गया आपका क्यू। चीजें समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पे कोई पंक्ति के एंड में यहाँ पे बैठा है और उसके दाईं ओर ये हो गया अभी। ठीक है, अब इसने बोला है टी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी ये रहा 1 2 और 3, और यहाँ पे पी आ जाएगा फिर आपका। अब इसने क्या बोला आगे, क्यू पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, क्यू पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एस यू के दाईं ओर, एस है ना वो यू के, एस यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भी। अब एस है वो यू के दाईं ओर है, तो एस यू के दाईं ओर है, तो यू ये आ गया और एस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पे व्यक्ति एक बचा है वी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब ग्राफ को v और i के बीच में आलेखित किया जाता है तो कैसा ग्राफ होगा, इस प्रकार से ग्राफ होगा भी ये दो। अब याद रखना, अगर i बढ़ती है यानी धारा जब बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। आपको पता है भी सिरों के बीच में विभवांतर बढ़ेगा, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या है विभवांतर बढ़ेगा। तो जैसे जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही विभवांतर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो आपका जो एक आलेख बनेगा वो एक सरल रेखा में बनेगा, तो एक सरल रेखा में इस प्रकार से बनेगा भी, जितना आपका क्या है इस प्रकार से, जितनी आपकी v बड़ा है उतना ही आपका क्या बड़ा है i बढ़ेगा। ये देख लो भी समान मात्रा में बढ़ेगा भी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से क्या है समान मात्रा में बढ़ेगा। तो एक आनत सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी है, एक आनत, क्षैतिज तो इस प्रकार से हो गई भी, क्षैतिज तो ये है, लेकिन आनत सरल रेखा क्या है जो बीच में एकदम क्या है इस प्रकार से तिरछी चले, वो क्या होती है आनत सरल रेखा प्राप्त होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2410 और 2700 का महत्तम समावर्ती HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2410 के टुकड़े करोगे आप, 2410 के टुकड़े करोगे तो यहाँ पे 2 से काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 2 4 और 0 2 5 10, 5 से काटो
5 2 10, बच गया कितना 2, 20, 500 के 20 और 5 से कम 5। और उसके बाद में देखो भी किससे कट रहा है ये, 5 से तो नहीं कटेगा, तो 241 से ही कटेगा भाई ये, 241 से कम 241, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1, ठीक है। उसके बाद में 2700, उसके बाद में 2700 में देखो भाई 2 का भाग देके, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 5 10, 350, फिर 2 से भाग दो, 2 6 12, 1 2 7 14, 1 और 2 5 10, फिर 5 से भाग दे दो, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 1, 5 से कम 5, 5 से 15, 2, 5 5 25, फिर 5 से और 5 2 10, बच गया 3, 5 7 35, फिर 3 से, फिर 9 बार, फिर 3 से, फिर 3 बार, फिर 3 से, फिर 1 बार, इस प्रकार से। आप देखो भी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, वो आपका HCF होगा। यहाँ पे 2 है 1 बार, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 1 2 बार निकाल लिया। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये रहा 5, तो यहाँ पे 1 5 आ जाएगा, 2 5 10, तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, और इसको आसानी से करने के लिए आप क्या है, यहाँ पे देखो भी 2410 है और यहाँ पे 2700 है। अगर ये झंझट नहीं करना आपको तो ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन में वह बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, जो क्या है 2410 और 2700 को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या 10 ही है। 2410 को 10 डिवाइड कर देगा और 2700 को भी क्या है 10 डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे 10 आपका HCF आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो निबल राजस्व में आपको बताना है क्या हुआ है। 30% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो 3/10, 70% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो 7/10। अब देखो भी 10 है, 3 की वृद्धि हो गई, 3 की कमी हो गई। अभी यहाँ पे पहला फ्रैक्शन क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और ये क्या है 10 की वृद्धि हो गई, 10 था और क्या है 70 की वृद्धि हो गई, तो 17 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17 7 119 होते हैं। तो देख लो अभी 100 में से पहले 100 था और फिर अब कितना हो गया 119 हो गया, तो कितना बढ़ गया 19%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 19%, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको बताना है। देखो भी, अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो फोकस वो दर्पण सूत्र लगा दो, 1/f बराबर में क्या होता है 1/u प्लस में 1/v होता है भी, और v आपको ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u हो जाएगा। अब देखो भी, अब जो फोकस दूरी है वो तो आप क्या लोगे धनात्मक लोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फोकस दूरी कितने 30, वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है 20 सेंटीमीटर पे रखी गई है, दर्पण के बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये माइनस में लेंगे। ये जो कंडीशन है ये माइनस में लेंगे, तो माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 60 इसका एलसीएम आ गया, तो 30 2 60 और 20 2 20 3 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर, v बराबर कितना आ जाएगा 60/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 5 12 5 60, तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 12, जो कि पॉजिटिव में आया है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया भी, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से अपना एक पेपर है वो और सोल्व हो जाता है भी। इस प्रकार से अपन ने एक पेपर को और सोल्व कर लिया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो इजीली तरीके से समझ में आया होगा भी। पर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।